नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा। तो यह देश है बुरुंडी। बुरुंडी एक ऐसा देश है जो विश्व के सबसे गरीब देश में कंसीडर किया जाता है। यह पूरा देश लगभग 70,834 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और इसकी पूरी पॉपुलेशन लगभग 1.3 करोड़ है। यहाँ की 90% जनता खेती पर निर्भर है। अगर पूरी देश के जीडीपी को देखें तो वो 277.98 करोड़ यूएस डॉलर है। इसको हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो 221.48 यूएस डॉलर होती है। अगर हम इस जीडीपी को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग 20,608 के आसपास आता है। बुरुंडी संसाधन विहीन एक बहुत ही गरीब देश है। देश की टोटल जीडीपी में कृषि का योगदान 40% है और यह 90% से अधिक आबादी को रोजगार देता है। बुरुंडी का मेन एक्सपोर्ट कॉफी और चाय है जो विदेशी मुद्रा आय का 90% का हिस्सा है। इस प्रकार बुरुंडी के निर्यात आय और आयात के लिए भुगतान करने की क्षमता मुख्य रूप से मौसम की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी और चाय की कीमतों पर निर्भर रहती है। हालांकि निर्यात घरेलू उत्पाद का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है। बुरुंडी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दानदाताओं से मिलने वाली सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। 2014 में विदेशी सहायता बुरुंडी की राष्ट्रीय आय का 42% थी, जो उप सहारा अफ्रीका में दूसरी सबसे ऊंची दर थी। बुरुंडी 2009 में पूर्वी अफ्रीका समुदाय यानी कि ईएसी में शामिल हो गया था। साथ ही यह देश मध्य अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि ईसीसीएएस पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के साझा बाजार यानी कि COMESA और ग्रेट लेक्स देशों के व्यावसायिक रूप के निष्क्रिय समुदाय का भी हिस्सा है। अब इसी बीच आपके मन में यह सवाल आया होगा कि यह देश इतना गरीब क्यों है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले इस देश के इतिहास में जाना पड़ेगा, जहां साल 1990 के दशक में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक स्थिरता, सहायता प्रवाह और आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ। लेकिन अंतर्निहित संरचनात्मक कमजोरियां, उच्च गरीबी दर, खराब शिक्षा दर, कमजोर कानूनी प्रणाली, खराब परिवहन नेटवर्क, अत्यधिक बोझ वाली उपयोगिताएं और कम प्रशासनिक क्षमता ने सरकार को नियोजित आर्थिक सुधारों को लागू करने से रोका था। सरकारी भ्रष्टाचार ने निजी क्षेत्र के विकास में भी बाधा डाली थी, क्योंकि कंपनियों को लगातार बदलने नियमों से निपटना पड़ता था। फिर साल 2010 के बाद से बुरुंडी ने कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद 4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की थी। उन्हें दुनिया भर में ईंधन और भोजन की बढ़ती कीमतों की विशेषता थी, जिससे महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति दबाव पैदा हुआ था। 2014 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2013 में 4.5% की तुलना में 4.7% अनुमानित की गई थी, जो मुख्य रूप से कॉफी उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से कृषि और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यानी कि फाइबर ऑप्टिक, सड़कों आदि को लागू करने वाले एक गतिशील निर्माण क्षेत्र के कारण थी। हालांकि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 7 का मानना है कि बुरुंडी की वास्तविक जीडीपी 2016 में घट जाएगी। इसके बाद 2017 में अस्थायी लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि होगी, क्योंकि सुरक्षा स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। 2016 में अपेक्षित आर्थिक मंदी काफी हद तक राष्ट्रपति नकुरुनजीजा के विवादास्पद तीसरे कार्यकाल पर राजनीतिक उथल पुथल के कारण थी। इससे परिवहन मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिससे कृषि वस्तुओं का प्रवाह बाधित हो गया था। साथ ही आधिकारिक विकास सहायता में भारी कमी आई थी, जिससे बुरुंडी का बजट घाटा वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 5.2% बढ़ गया था। जब अशांति समाप्त हो गई तो इसी के संचालित और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषीय क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में सुधार से बुरुंडी के परिवहन कनेक्शन में सुधार और परिवहन लागत कम करने में मदद मिल सकती है। अगर बुरुंडी की भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसकी सीमाएं उत्तर में रवांडा, दक्षिण और पूर्व में तंजानिया और पश्चिम में कोंगो से मिलती है। 5 दशक पहले देश के गठन के दौरान से ही यहां तुत्सी और हुतु जनजातियों की मौजूदगी बनी हुई थी। आज बुरुंडी सबसे गरीब देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इससे बड़ी बात एक और समस्या यहां पिछले कुछ दशक से सामने आई है और वो है एड्स।
जहां 26 जुलाई 2017 को नेशनल असेंबली में अपने भाषण के दौरान बुरुंडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य और एड्स के खिलाफ लड़ाई मंत्री डॉक्टर निजिम्बेरे जोसियन ने बताया कि 2017 में बुरुंडी में 80,255 लोग एचआईवी एड्स के साथ जी रहे हैं, जिनमें से 51,970 लोगों को एचआईवी एड्स से पीड़ित थे जो पहले से ही एंटी रेट्रोवायरल उपचार यानी कि एआरटी ले रहे थे, जैसा कि 31 जुलाई 2017 को एजी न्यूज चैनल लेख में बताया गया है। 2017 में 1,05,09,346 निवासियों की अनुमानित आबादी में से एक है, जिससे यह पता चलता है कि बुरुंडियन आबादी का 0.76% एचआईवी एड्स के साथ जी रहा है। बुरुंडी में वर्तमान एचआईवी की स्थिति से पता चलता है कि हाल के वर्षों में एचआईवी एड्स की व्यापकता और इसके निदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 2002 में 6% से 2018 में 0.6% तक मामलों में काफी गिरावट आई है, जैसा कि 3 दिसंबर 2018 को वॉइस ऑफ अमेरिका के एक लेख में बताया गया है कि अपनी 80% आबादी पर डायग्नोस्टिक नीति लागू करने में यह सक्षम रहा है। बुरुंडी में एचआईवी एड्स यानी कि PLWHA से पीड़ित लोगों में पहचाने जाने वाले कलंक के 7 आयाम है। शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, हाशिए पर जाना, भेदभाव, आत्मकलंक, भय और असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कलंक। कलंक के इन आयामों को विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जिन्हें इस अध्ययन में वर्णित किया गया है, जिससे पता चलता है कि PWHA में कलंक की समस्या अभी भी बुरुंडी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बुरुंडी में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं में से 87.8 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, जिस कारण से शिशु की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। बुरुंडी के जातीय हुतू विद्रोहियों और तुत्सी प्रभुत्व वाली सेना के बीच हालिया गृह युद्ध 1993 में शुरू हुआ था और 2006 में समाप्त हो गया था, जब कई विद्रोही समूहों में अंतिम संस्कार में शामिल होने और अपनी सेनाओं को राष्ट्रीय सेना में एकीकृत करने के लिए सहमत हुए थे। संघर्ष के दौरान अनुमानित 1.2 मिलियन बुरुंडियन विस्थापित हुए और 3 लाख लोग मारे गए थे। सेना और विद्रोही बलों दोनों के बाल सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था और लड़ाकों ने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे। पड़ोसी रवांडा में नरसंहार के विपरीत बुरुंडी में लड़ाई संगठित सशस्त्र समूहों के बीच है। हालांकि इस संघर्ष का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। बुरुंडी का इतिहास काफी खतरनाक रहा है। 1965 में हुतू सेना के अधिकारियों ने बेल्जियम के औपनिवेशिक शासन के अंत में सत्ता में आई तुत्सी प्रभुत्व वाली सरकार के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया था। जब तख्तापलट का प्रयास विफल हो गया था तो हुतू नागरिकों को हिंसक दमन का शिकार होना पड़ा और अधिकांश हुतू को सेना से निकाल दिया गया था। 1972 में तुत्सी नरसंहार के प्रतिशोध में सरकार ने अनुमानित 1,50,000 हुतस की हत्या का आयोजन किया था, जिससे सैकड़ों हजारों अन्य लोगों को निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ा था। निर्वासन में हुतू ने पड़ोसी रवांडा और तंजानिया में विपक्षी आंदोलनों को गठन किया था। नेतृत्व की चुनौतियों के कारण इन समूहों में विभाजन हो गया और कई गुट उभरकर सामने आए थे, जिसके बाद साल 1988 में उत्तरी प्रांतों में तनाव हिंसक संघर्ष और हुतू के नए नरसंहार में बदल गया था। हिंसा ने परिवर्तन के लिए आंतरिक और बाहरी दबाव को जन्म दिया था। हुतू बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा हस्ताक्षरित एक खुले पत्र में सरकारी दमन की निंदा की गई थी और समतावादी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए जातीय भेदभाव को समाप्त करने और राजनीतिक सुधारों को आह्वान किया गया था। तुत्सी राष्ट्रपति बुयोया की सरकार पर भी पड़ोसी राज्यों और पश्चिम से सुधार का दबाव आया था। बाद में साल 1992 में बुयोया ने बहुदलीय चुनावों की अनुमति देने के लिए संविधान में बदलाव किया और हुतू डोमिनेटेड राजनीतिक दल फ्रोडेबू ने जून 1993 में चुनावी सफलता हासिल की थी। जब अक्टूबर 1993 में तुत्सी सैनिकों ने नए नागरिक हुतू राष्ट्रपति की हत्या कर दी तो सशस्त्र हुतू समूहों ने तुत्सी नागरिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। वर्ष के अंत तक हुतू विद्रोही बुरुंडी सेना के साथ पूर्ण पैमाने पर लड़ाई में लगे हुए थे।
1994 में नवनियुक्त फ्रोडेबू अध्यक्ष साइप्रियन नतारयामिराव रवांडा के राष्ट्रपति हब्यारिमाना के साथ मारे गए थे जब उनके विमान को मार गिरा गया था। इस घटना ने रवांडा में नरसंहार की शुरुआत की, जहां हुतू मिलिशियों ने लगभग 8 लाख नागरिकों को मार डाला था, जिनमें से अधिकांश तुत्सी थे। फिर साल 1996 में सेना के समर्थन से बुयोया तख्ता पलट करके सत्ता में लौट आए। उन्होंने हुतू विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता करने के लिए एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के लिए फ्रोडेबू प्रभुत्व वाली संसद के साथ बातचीत शुरू की थी। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियन न्येरेरे ने 1998 में अरुषा में मध्यस्थता वार्ता शुरू की थी। 1999 में न्येरेरे की मृत्यु के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने मध्यस्थ के रूप में पदभार संभाला। शांति वार्ता अरुषा समझौते में समाप्त हुई, जिस पर 2000 में 2 विद्रोही गुटों को छोड़कर सभी ने हस्ताक्षर किए थे। जहां अरुषा समझौते ने बहुदलीय सरकार में परिवर्तन का प्रावधान किया और एक नई सरकार का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और विद्रोही समूहों के प्रतिनिधि शामिल थे, और एक नई बहुजातीय बुरुंडी सेना की स्थापना की गई, जिसमें विद्रोही समूहों के साथ साथ पूर्व सरकारी सेना से भी सेनाएं शामिल थी। अफ्रीकी संघ एयू ने 2003 की शुरुआत में विद्रोहियों और सेना बेलों के निरस्त करने, विघटन करने और पुनः एकीकृत करने और शरणार्थियों की वापसी में सहायता करने के लिए बुरुंडी में एक शांति सेना तैनात की थी। जून 2004 में संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना का कार्यभार संभाला और संयुक्त राष्ट्र मिशन दिसंबर 2006 में समाप्त हो गया और विद्रुमीकरण की सुविधा के लिए एक कम एयू अनिवार्य दक्षिण अफ्रीकी बल बना हुआ था, जहां सिविल सेना की भूमिका पॉलिसी के कुशल डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग करता था। हालांकि बुरुंडी में अलग अलग स्तर पर विभिन्न शासनों ने सिविल सेना में रोजगार का उपयोग अपने वफादार अनुयायियों को प्रभावशाली पदों से पुरस्कृत करने के लिए अवसर के रूप में किया था। इसके अलावा कार्यकारी शक्ति के विस्तार के रूप में सिविल सेना को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि सत्ता सही लोगों के हाथों में रहे, जो अपने पदों का उपयोग उस समय की सरकार को चुनौती देने के लिए नहीं करेंगे। 1960 के दशक के मध्य के 2000 के दशक की शुरुआत तक सिविल सेना के भीतर प्रभाव के अधिकांश पद दक्षिण प्रांत बुरुंडी के लोगों के हाथ में रहे थे, जो अवधि की राजनीतिक नेतृत्व का उद्गम स्थल था। इसने धर्म वितरण को प्रभावित किया, यह देखते हुए कि राज्य पारंपरिक रूप से बुरुंडी के प्रमुख नियोक्ता रहा है। सार्वजनिक वस्तुओं का आवंटन भी इस क्षेत्र के पक्ष में झुका हुआ था। उदाहरण के लिए देश के अधिकांश सर्वश्रेष्ठ स्कूल और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बुरुंडी में केंद्रित थे, जो कि एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शिक्षा तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच का धन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच से उच्च वेतन के साथ बेहतर नौकरियां मिलती है। 2005 में पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाले हुतू अभिजात वर्ग के सत्ता में आने से 1960 के दशक के मध्य में शुरू की गई राजनीतिक कब्जे की प्रथा में मौलिक बदलाव नहीं आया था। सार्वजनिक सेवा, सेना, पुलिस और खुफिया सेवाओं में प्रभावशाली पदों ने सत्ता में पार्टी CNDD FDD के सदस्यों के पक्ष में हाथ बदल दिया था। कई अनुभवी और सक्षम सिविल सेवकों को अपने पदों को उन लोगों को सौंपना पड़ा था जिनके पास अपने पदों से जुड़े कार्य को करने की सीमित या कोई क्षमता नहीं थी। इसका परिणाम राज्य संस्थानों का सामान्य रूप से कमजोर होना और व्यापक भ्रष्टाचार था। धर्म की बात करें तो सामान्य तौर पर बुरुंडी में इस्लाम एक अल्पसंख्यक धर्म है, जहां लगभग 90% राष्ट्रीय आबादी ईसाई धर्म के अनुयायी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के 2010 के अनुमान के अनुसार 2 to 5% आबादी मुस्लिम के रूप में पहचान रखती है। उसी वर्ष प्यू रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया कि बुरुंडी में 2,30,000 मुसलमान थे, जो बुरुंडी के 8.5 मिलियन निवासियों के 2.8% के बराबर था। अफ्रीकी देशों में मानव गरिमा के इंडेक्स काफी नीचे है।
दुनिया का इस हिस्सा बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसे देश आज भी भूखमरी शिक्षा, बेरोजगारी जैसे बेसिक प्रश्नों के विकास से संघर्ष कर रहे हैं। दुख की बात तो यहां तक है कि जहां लोग चांद तक पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी ओर बुरुंडी के बच्चों को अभी तक स्कूल जाना भी नसीब नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।